के काका कवि दयाराम जी मारे मच्छर और विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। बस मुंशी चंदा लाल का तार कोल सा रूप अरे और श्याम लाल का रूप है जैसे खिलती खिलती धूप। जैसे खिलती धूप सजे बुशर्ट पैंट में ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए 10th में। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे तमाम कवि यहाँ पे बैठे हैं और सब कवियों की ओर मैं निगाह डालता हूँ तो ऐसा लगता है कि आज मंच पे 4 नहीं 5 चांद आ गए हैं और एक अकेला आदमी इनके बीच में ऑड मैन आउट की तरह बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बकरियों की झुंड में एक भेड़ पता नहीं कहां से आ गई। सबसे पहले मंच के इधर ये जो हिंदुस्तानी सूमो पहलवान है, अजनबी खुद का नाम है लेकिन देश में बड़ा ही जाना पहचाना कवि है। हास्य व्यंग का एक ऐसा कवि जो जितनी बार फ्लॉप हुआ उतनी बार एक कविता लिखी। महेंद्र अजनबी, जोरदार कविताओं से स्वागत करें। महेंद्र अजनबी के पास जो बैठे हैं, एक पंक्ति में जो व्यक्ति ये बात कहता है कि समय समय की बात है और समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। ऐसा सच कहने वाले माणिक वर्मा हमारे साथ हैं। और माणिक वर्मा जी के पास जो बैठे हैं उन्होंने चिर युवा होने का संकल्प ले रखा है। हमारे बीच में है लखनऊ से सूर्य कुमार पांडे। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। और मंच के इस कोने में जो टाई और जिस तरह से लगा रखी है, ऐसा लगता है किसी 5 स्टार होटल से महेश दुबे अभी अभी निकल के आए हैं। तो महेश दुबे हमारे साथ है जो मुंबई से और यूं मूलतः बनारस से हैं और इनकी बातों में भी बड़ा ही रस है जो आज यहाँ प्रस्तुत करेंगे। हम स्वागत करते हैं महेश दुबे का। कोई भी मेरे ख्याल से कवि सम्मेलन या संचालन पूरा नहीं होता जब तक कुंवर बेचन के 1-2 शेर उसमें कोट न किए जाएं। 22 लोगों ने कुंवर बेचन पर PhD की है। ओहो, वाह वाह, क्या बात है। और उसके बाद जो बैठा है जो आज जीन्स पहन के कविता पढ़ने वाला है, हालांकि इसके जीन्स में ही कविता है क्योंकि इनके पिताजी जैमिनी हरियाणवी बहुत बड़े कवि हैं। ये तो जैसे हैं वैसे हैं। अरुण जैमिनी हमारे बीच में है। मैं बुलाता हूं उस पहले कवि को जो हंसी और ढाकों के लिए मशहूर है और नाम है जिनका महेश दुबे। मैं एक ऐसी कविता आपको सुनाने जा रहा हूं जो कवि सम्मेलनों पर ही लिखी गई है। अच्छा। कि हिंदी के एक दुबले पतले मंच संचालक को हिंदी के प्रचार का शौक चर्राया। हाँ। फिर एक मोटे ताजे कवि को बुलाकर बोला, भैये हमें हिंदी के लिए कुछ करना चाहिए। तो बोल, हिंदी के लिए तू क्या करेगा? बोला, हिंदी के लिए तो हम मरने से भी नहीं डरेगा। अच्छा। कवि के लिए हिंदी की सेवा का अवसर निकट आ गया और अगले ही दिन उसके पास अफ्रीका के नरभक्षी कबीले का टिकट आ गया। संचालक बोला, जा मेरे हिंदी के घोड़े, सरपट दौड़, आदिवासियों के बीच में जाके लंबी लंबी छोड़। कुछ दिनों बाद संचालक के नाम आदिवासी सरदार का पत्र आया। लिखा था, भाया आपका कवि थोड़ा अशिष्ट था लेकिन स्वादिष्ट था। उसने हमारा बहुत मनोरंजन किया है, पेट और मन दोनों भर दिया है। आपसे अनुरोध है, अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन करवाओ, 150 कवि लेकर फौरन चले आओ। अच्छा। आने का भाड़ा भेज रहा हूं। आने का भाड़ा भेज रहा हूं, जाने का काम ही नहीं पड़ेगा। कवियों से ये सेवा हम मुफ्त नहीं लेंगे। हर कवि के घर वालों को उनके वजन जितनी स्वर्ण मुद्रा देंगे। संचालक की पत्नी ये पत्र पढ़ते ही चीख मारकर रोने लगी, आंसुओं से तकिया भिगोने लगी। संचालक बोला, प्रिय तुम्हें मेरा इतना गम है? वो बोली, गम गया भाड़ में, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि तुम्हारा वजन कितना कम है। आखिर तुम्हारी ये 2.5 किलो की बॉडी किस काम आएगी? न जीते जी हमारा पेट भर सकी, न मरने के बाद उनका भर पाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आज से तुम दोनों वक्त घी लगी रोटी,
मसालेदार बोटी और मक्खन की गोटी खाओगे, पूरे 50 किलो वजन बढ़ाकर टूर पर जाओगे। सारे कवि मोटे होकर नरभक्षियों के गांव में आ गए और उन कवियों के हाव भाव नरभक्षियों को इतने पसंद आए कि उनको कवि सम्मेलन के पहले ही खा गए। अब कवियों की आत्मा नरभक्षियों के पेट में गुड़गुड़ा रही है, वहीं से अपनी प्रतिभा के दर्शन करा रही है। हास्य रस के कवि को खाने वाला बेमतलब के ठहाके लगा रहा है, हर ठहाके के बाद पत्नी के हाथ का जोरदार चांटा खा रहा है। गजलकार को खाने के बाद से ही टुन्न है, उसके हाथ पांव सुन्न है, हर चीज से प्रेरणा पा रहा है, अपनी भैंस की पूंछ को गेसू बता रहा है। क्या बात है महेश, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर करे कि आप बहुत तरक्की पाएं और सिर्फ इस देश में नहीं, आप भी अफ्रीका के जंगलों में कविता पढ़ने जाएं। लेकिन एक ऐसा कवि अगर वहां जाता तो लोगों को बड़ा पसंद आता, अपनी कविताओं की वजह से भी और अपने स्वास्थ्य और डील डोल की वजह से भी। वो कवि हमारे बीच में है, मैं चाहता हूं कि अब वो आए और कुछ ऐसा सुनाए कि आप उनके लिए तालियां बजाएं। महेंद्र अजनबी। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं जी। दो खबरों को आपस में मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात पैदा होती है। 16 नवंबर की घटना है। उस दिन हमारे यहाँ दिल्ली में इतनी शादियां थी, एक ही दिन में 35,000 शादियां। ओहो। अच्छा संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। अखबार में दोनों खबरें साथ साथ छप गई। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया है। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई, बहुत बढ़िया बात मिली। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए। ठहरिए, आगे खतरनाक मोड़ है। और प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश। नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। शैलेश जी, अभी पिछले दिनों मैं जेल में गया। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बहुत अच्छे। नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। ओहो। आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला, भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। अच्छा, कहीं कहीं तो बाकायदा भाई साहब कवियों को हूट किया जाता है। जो कभी हूट हो जाता है वो मंच पे जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। हाँ। जैसे आज महेश बैठा हुआ है। एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया, हरे भरे पेड़ से ठूंठ हो गया। अच्छा। वाह वाह वाह। मैं बड़ा दुखी था, पर यह सोच सोच के सुखी भी था कि मंच पर ये इतने बड़े बड़े कवि, आदरणीय माणिक वर्मा जी, आदरणीय कुंवर बेचैन जी, भाई अरुण जैमिनी जी, भाई सूर्य कुमार पांडे जी, भाई महेश दुबे जी, इतने ही तो बैठे हैं यहाँ पे। ये इतने बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं, क्या ये भी इसी तरह से दुखी होते हैं? इन बेचारों पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि ये तो लगभग रोज ही ऊट होते हैं। मेरे साथ तो खैर पहला ही चांस है। मैं मंच के एक कोने में बैठा हुआ और कवियों को घूर रहा था। जो कवि अगर जरा सा भी जम जाता, वही मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता। अच्छा। आधा घंटे बाद जब एक और कवि हूट हो गया, तब जाके मेरी आत्मा को घनघोर शांति पड़ी। अच्छा, आके भी मेरे ही पास बैठा। मैंने तुरंत उस कवि की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाने पे वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। मुझसे बोला, यार
कविताएं तो हमारी बहुत अच्छी थी, बस सुनने वालों की अकल ही फिसल गई होगी। हम लोग ऊंचाई पर खड़े थे ना, इसलिए कविता उनके ऊपर से निकल गई। मैंने कहा यार इन लोगों को पता ही नहीं है कविता कैसी होती है। वह बोला जैसी तुम और हम लिखते हैं वैसी होती है। अब दोनों बैठ के एक दूसरे को महान सिद्ध करने में लग गए। बोले अरे तू है इस युग का दिनकर, मैं हूं आदित्य, हम दोनों ही तो लिखते हैं साहित्य। मैंने कहा नहीं नहीं, तू है पंत, मैं हूं निराला, पर हाय हाय रे सुनने वालों हमें ही हूट कर डाला। मैंने कहा भैया यहाँ तो बैठे थे सारे के सारे चिड़ी मार। अच्छा जो कविता तुमने यहाँ सुनाई थी वो जरा फिर से सुनाओ यार, हो हल्ले में ठीक से सुन भी नहीं पाया था। वह बोला लो सुनो, मेरी कविता का शीर्षक है स्नान। स्नान। मैं समझ गया क्यों हूट हुआ होगा। भयंकर सर्दी के मौसम में पब्लिक को नहाने की कविता सुना। अच्छा नहाने पे क्या कविता उसने सुनाई भाई साहब? बोले राम लाल साबुन से नहाता है, रहमान लाल साबुन से नहाता है, बंता सिंह भी लाल साबुन से नहाता है, इसके बाद भी अगर साबुन बच जाता है इसके बाद भी अगर साबुन बच जाता है तो उससे रिची रिचर्डसन नहाता है। रिची रिचर्डसन। अब देखो एक तो मेरी कविता में राष्ट्रीय एकता आई, सही बात। दूसरे सब नहा लिया इसलिए शरीर की भी सफाई। मैंने कहा शरीर की भी सफाई, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम अपनी इस कविता में सबको लाल साबुन से ही नहलाने के पीछे क्यों पड़े हो? क्या ये तुम्हारा प्रिय साबुन है? क्या ये इतना फैंसी है? वह बोला नहीं यार, बात दरअसल ये मेरे लड़के के पास इसकी होलसेल एजेंसी है। तभी मेरे अंतरतम से आवाज आई कि जरा सुनो मेरे भाई, नहलाओ उन्हें जो एक दूसरे पर कीचड़ लगाते हैं, नहलाओ उन्हें जो भाई से भाई को लड़ाते हैं, और उन्हें तो खौलते पानी से नहलाओ जो लोगों को खून से नहलाओ। वाह 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 वाह, क्या बात। सिर्फ बाहर का स्नान लुटेरा बनकर आदमी की आत्मा को लूट जाता है, और किसी साबुन वाबुन की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त, सिर्फ आंखों के पानी से ही मन का मैल छूट जाता है। हाय 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 हाय, सिर्फ आंखों के पानी बहुत से। अच्छे, मैंने बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। महेंद्र, आपने जो कविता जो हास्य से शुरू करके व्यंग तक पहुंचा के करुणा के मोड़ पे खत्म की है, सचमुच इस देश के हालात ऐसे ही हैं। तब मुझे एक व्यंगकार माणिक जी, वो अपनी गजल में कहते हैं कि हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर भी इतने क्लेश तुम्हारी ऐसी तैसी, देश बिके तो बिके ठाट से कर्जा लेकर, घूमो देश विदेश तुम्हारी ऐसी तैसी। महेश ध्यान से सुनो, ये लाइन तुम्हारे लिए कि बंदर तक हैरान तुम्हारी उछल कूद पर, किसके अवशेष तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं जिनकी पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी, माणिक वर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश हरदा से आया हूं, और वहाँ की एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पहले, कि चंबल के डाकुओं ने एक सरकारी बस लूटी, मगर अभागों की किस्मत फूटी। लूट का जब हिसाब मिलाया 5,000 से भी कम पाया। डाकुओं ने फौरन बस रुकवाई, लूट की एक एक वस्तु धन्यवाद सहित यात्रियों को वापस लौटाई। एक रिटायर्ड थानेदार चकराया, डाकुओं का हृदय परिवर्तन उसके समझ में नहीं आया। बोले बंधु आज ये उदारता कैसी? डाकू बोले उदारता की ऐसी की तैसी, हमारे पल्ले का ठेंगा पड़ता, 5,000 तो थाने में देना पड़ता है। एक टुकड़ा और सुनिए। बेकारी से तंग आकर मैंने एक अंधे भिखारी के कटोरे से अठन्नी उठाई। अच्छा। और उससे पूछा अब कैसी तबीयत है बड़े भाई? भिखारी बोला अभी तक तो ठीक थी, मगर अब पता चला अच्छे अच्छों का ईमान डिगने लगा है। अठन्नी वापस रख दो, मुझे फिर से दिखने लगा है। मेरे क्षेत्र में 2 नेता हैं, एक का नाम है मोतीलाल, एक का नाम है मांगीलाल। हुआ ये कि मोतीलाल को चुनाव का टिकट मिल गया और मांगीलाल रह गए।
मगर मांगीलाल ने चुनाव लड़ा और जमानत सहित बह गए। अब मंच पर मांगीलाल भी बैठा हुआ था। थोड़ी देर के लिए मेरे भाई अरुण को मांगीलाल समझ लीजिए और मुझे मोतीलाल। हाँ। ओके। पहला संबोधन हारे हुए नेता का अपने मतदाताओं के नाम कि लोकतंत्र के लुच्चो, लोकतंत्र के लुच्चो, दगाबाज टुच्चो। अरे हमारी हार बीबीसी लंदन से ब्रॉडकास्ट करवाई और ये खबर आज तक किसी अखबार में नहीं आई। देश को आजादी किसने दिलवाई? मांगीलाल और मैंने। गुलाम गुलाम से मतदाता बने तो बुद्धि चकराई। हमारे चेहरे पे सूखा और तुम्हारे चेहरे पे मलाई। पशु मेले के पोस्टरों, पशु मेले के पोस्टरों, भूल गए वो दिन जब जंगल में उछल कूद करते थे। डार्विन ने कहा था कि पहले आदमी बंदर था। भूल गए वो दिन जब जंगल में उछल कूद करते थे, आसमान धरती पे धरते थे। अरे लंगोटी लपेटना भी ढंग से नहीं आया, तुमको बंदर से आदमी किसने बनाया? मांगीलाल और मैंने। हमने तुम्हें नई रोशनी में खड़ा किया और हम ही को अंधेरे में चूने लगा दिया। दुश्मन को वोट और हमको टाटा। एक गाल पे चुंबन और एक गाल पे चाटा। बहुत अच्छे, अब खा लो रबड़ी के लच्छे। ये मुंह रसगुल्ले, केसरिया दूध के कुल्ले। भगवान कसम तुमको ये दिन किसने दिखाए? मांगीलाल और मैंने। कायर ताके कुकुर मुत्तो, तुमसे तो बेहतरीन तुम्हारा बाप था। पिछला चुनाव उसी ने हमको जिताया। अरे पेटी लेके ऐसा भागा कि आज तक नहीं आया। हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया और उसको शिखंडी पुरस्कार किसने दिलवाया? मांगीलाल और मैंने। अब इस बात को देखिए आप, गीदड़ के आखिरी अवतारों, ये राजनीति तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? सत्ता किसी की हो, जनता हमेशा सताई जाती है। क्या बात है। अरे खून हमेशा गरीबों का बहा, और ये चार जनों के सामने किसने कहा? मांगीलाल और मैंने। झांसी की रानी कौन था? पूरा पंडाल मौन था। एक मतदाता बोला झांसी की रानी था नहीं थी। नेता फौरन घूम कर बोले ये बुद्धि तुमको किसने दी? मांगीलाल और मैंने। कभी खोला है वो इतिहास का सुनहरा पन्ना जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा, सारे देश को जगाया। हमारे शरीर में भी ऐसा करंट आया कि देश पर मिटने के लिए 1 दर्जन बच्चे किसने पैदा किए? मांगीलाल और मैंने। दुनिया के सारे देश हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे थे, उनके नाज नखरे हमको अखर रहे थे। अरे हमने भी ऐसा दाव मारा कि सब पे भारी हो गए। सालों से इतना कर्जा लिया कि वो खुद भिखारी हो गए। क्या बात है। और आखिरी क्षण देखिए, और मांगीलाल तू, अच्छा नंबर आ गया मांगीलाल जी। तूने देश को क्या दिया? जो कुछ किया वो तो मैंने किया। खटिया तेरी भी खड़ी है बुन ले, और जाते जाते एक शेर सुन ले कि तुझसे कोई गिला नहीं है आस्ती के सांप। तुझसे कोई गिला नहीं है आस्ती के सांप, हमसे ही तुझको खून पिलाते नहीं बना। और मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, बहुत छोटी है लेकिन हज़ल का मज़ा लीजिए। इसमें मैंने एक बात की है कि तीनों काल को, भूत भविष्य वर्तमान, हाल माजी और मुस्तकबिल, तीनों को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है। क्या बात कि मुझे आपसे मोहब्बत कभी थी न है न होगी। मुझे आपसे मोहब्बत कभी थी न है
न होगी मेरी ऐसी खोटी किस्मत, कभी थी न है न होगी। मैं उधार लूं किसी से और फिर उसे चुकाऊं, ऐसी खराब आदत कभी थी न है न होगी। मैं बना हूं जब से लीडर, हुई इस कदर फजीहत, मेरे घर में मेरी इज्जत कभी थी न है न होगी। ये तो हास्य के थे, अब मेरी रंग के व्यंग के शेर सुनिए आप जी। तू जो होता जानवर तो तुझे सब खरीद लेते। तू जो होता जानवर तो तुझे सब खरीद लेते, यहाँ आदमी की कीमत कभी थी न है न होगी। वाह 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 वाह। क्या फिर देखिए कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे न्याय कब मिला है, मेरे वास्ते अदालत कभी थी न है न होगी। वाह वाह। और शेर देखिए कि आटा ये बम फूट रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे देश पर मुझे गर्व है। और बात देखिए कि मेरे गुलसिता के होठों, मेरे गुलसिता के होठों से छीन ले हंसी जो, किसी बम में इतनी ताकत कभी थी न है न होगी। और आखिरी शर्त देखिए, कभी और भी हैं लेकिन सबसे माजरत के छात, कभी और भी हैं लेकिन यहाँ आप जैसी मानिक किसी दूसरे की शोहरत कभी थी न है न होगी। 100% सच कहा। बिल्कुल सही कहा मानिक दा आपने। लोग कहते हैं कि देश में घी दूध की नदियां बहती थी, तो मैं कहता हूं कि घी दूध की सरिता कभी थी न है न होगी। और हजारों कवि है यूं तो देश में, पर मानिक जी जैसी कविता कभी थी न है न होगी। बहुत बढ़िया। हमारे खास मेहमान जो आज इस वाह वाह क्या बात है में एक कविता पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो कवि नहीं है लेकिन कविता के प्रेमी हैं, कवि हृदय हैं और एक बड़े ही सुप्रसिद्ध अभिनेता है हमारे हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री के, हमारे साथी, हमारे कुलीग अनूप सोनी। प्लीज वेलकम अनूप सोनी। मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। हस्ताक्षर तो कर लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उतना तो लिखना आता है। मैं कविता लिखने की बात कर रहा हूं। लेकिन बचपन से बहुत शौक रहा कविता सुनने का, और आज जब मुझे बताया गया कि आप यहाँ आइए तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने सोचा कि कविता अगर पढ़नी है तो एक कविता जो मैंने चूज की सबके साथ मिलकर, वो थी काका हाथरसी जी की कविता। तो उनका कुछ, उनके लिए तालियां। ये कविता कभी पुरानी नहीं हो सकती, क्या बात? क्योंकि नाम कुछ और दर्शन कुछ और, ये तो जग जाहिर सी बात है। जैसे मतलब किसी का नाम अगर सैफ है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हर लड़की उसके साथ सैफ होगी। आप ये देखिए कि मेरा नाम अनूप है, अनूप का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, लेकिन मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ, एकदम आम आदमी जैसा हूँ, है ना। और हमारे जैसे ये जैमिनी साहब बैठे हैं, अरुण जैमिनी जी। अब जैमिनी नाम से हमेशा जो है एक सर्कस, जैमिनी सर्कस का याद आता है ना, लेकिन सर्कस का इनका सर्कस से कोई लेना देना नहीं है। गलत है, ये तो सबसे बड़ा सर्कस है। उधर देखो नाम सूरज ऊपर चांद। क्या बात है। हाँ, तो बस ऐसी ही ये काका की जो कविता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, शक्ल अकल कुछ और, नैन सुख देखे काने, बाबू सुंदर लाल बनाए ऐचक ताने। कह काका कवि दया राम जी मारे मच्छर, और विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। मुंशी चंदा लाल का तार कोल सा रूप, और श्याम लाल का रूप है जैसे खिलती धूप। जैसे खिलती धूप सजे बुशर्ट पैंट में, ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए 10th में। सूर्य प्रताप जी देखे हमने बिल्कुल ठंडे, और पंडित शांति स्वरूप चलाते देखे डंडे। पूछ ना आई इंच भी कहलाते हनुमान, मिले ना अर्जुन लाल के घर में तीर कमान। घर में तीर कमान बदी करते हैं नेका, और तीरथ राज ने कभी इलाहाबाद ना देखा। सत्यपाल काका की रकम डकार चुके हैं,
सत्यपाल काका की रकम डकार चुके हैं और विजय सिंह 10 बार इलेक्शन में हार चुके हैं। नाम धाम से काम का क्या है सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं है झंडाराम सदस्य। झंडाराम सदस्य भाग्य की मिटे न रेखा और स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। क्या काका कवि खरे लाल जी निकले खोटे, इस कलयुग में नाम बड़े और दर्शन छोटे। ना तो कभी कवि पुराना होता है न कविता पुरानी होती है। आज इस मंच पे हमें काका हाथरस की कविता का आशीर्वाद आपके स्वर में मिला, इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप निश्चित तौर पे अनूप हैं, क्योंकि आप अभिनेता होते हुए भी यहाँ पे कविता पढ़ रहे हैं। ये काम आसान काम नहीं है। अनूप, यहाँ आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये थे अनूप सोनी जो काका हाथरस जी की कविता हमें सुना रहे थे। नाम में क्या रखा है? इनका नाम नेहा है जी। नेहा, प्रेम देने वाली, प्रेम करने वाली। इनोसेंट लव, नेहा। इनका और मासूमियत का उतना ही संबंध है जैसे भारतीय नेता और ईमानदारी का। शैलेश जी, आप मुझे ये बताएं कि पुरुषों को बेस्ट वाइफ कौन लगती है? अरे पुरुषों को तो वाइफ बेस्ट लगती है, अगर हाँ। खुद की ना हो। दूसरों की वाइफ तो बहुत अच्छी लगती है पुरुषों को। ये कहते हैं, यार हमारे अल्लड़ जी थे, उनके 2 शेर बड़े अच्छे थे। वो कहते हैं कि लफ्ज तोड़े मरोड़े गजल हो गई, सर रदीफों के फोड़े गजल हो गई, और एक रुबाई थी अल्लड़ पे कब से फिदा, ले उड़े कुछ निगोड़े गजल हो गई। तो जब रुबाई निगोड़ों के पास होती है तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास अपनी रुबाई, अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं लिखने की क्षमता होती है, ताकत होती है, लेकिन दुनिया के फलक में शायद वो आज इतना बड़ा नाम नहीं होते। लेकिन वाह वाह क्या बात है कि मंच में हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसे कवि को बुलाएंगे जिसके पास ये सब करने की प्रतिभा है। तो हमारे बीच में आते हैं नई दिल्ली से दीपक सैनी। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य, मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई कवि, कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे अच्छे कवि, और अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता है। हालांकि बहुत सारे हैंड पंप भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और मैं तो शैलेश जी बड़ी कम उम्र का कवि हूं, आपको पता ही है जी। उम्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उम्र बता देनी चाहिए। नेहा जी ने भी मुझे बता दी 45 साल। तो मुझे बताने में क्या शर्म। दरअसल इतने बड़े बड़े कवि और आज इस मंच पर मौजूद हैं, इन लोगों ने साहित्य में अपनी गहरी छाप छोड़ी है, वरना मुझ जैसे नए लोग तो खाली भाप छोड़ के जा रहे हैं। और मैं सबसे कम उम्र का कवि हूं। मेरा कविताओं में सिर्फ इतना योगदान है जितना हमारी संस्कृति में सनी लियोन का। क्या बात है। और आज के दौर में आप किसी को बता दो कि मैं कवि हूं तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है। मैंने एक बड़ी चिंता व्यक्त की अपने हास्य कविता में, आपके बीच में सुनाता हूं, सुनिएगा। कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया, उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। अब पैसों के लिए मत निर्भर रहो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किश्तों पर। मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा यह सब हो जाएगा पर लोन कितने का पास हो पाएगा? बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है। बोलो। सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, पर कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है। कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है। मैंने कहा जी मैं टीवी पर आ चुका हूं, अनेक कार्यक्रमों में जा चुका हूं, मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। बोली गारंटी किसकी? मैंने कहा महेंद्र अजनबी जी की। बोली सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है, 300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी। मैंने पूछा अरुण जी की चलेगी? बोली सर हमारा बैंक इतना रिस्क नहीं ले सकता, अरुण जी ने महेंद्र जी की दी हुई है। अरुण जी ने महेंद्र जी की दी हुई है, एक आदमी 2 की गारंटी नहीं दे सकता। मैंने पूछा लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है?
बोली सारे कवि डिफाल्टर हों तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस कवियों को डिफाल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। मैं नींद से जागा, सपना टूट गया। बिस्तर पे आंखें मलता हुआ सोचने लगा कि लोगों की दृष्टि कवि और कविता से हटने लगी है, बेहुदे और गंदे कार्यक्रमों पर ज्यादा रटने लगी है। क्या बात है, क्या वाह, बात है? वाह, वाह, वाह। वाह वाह। लेकिन ये स्वप्न था। हकीकत यह है दोस्तों कि जब भी कोई फूहड़ कार्यक्रम हमारी संस्कृति पर अपने बाण चलाएगा, उस हर दौर में वाह वाह क्या बात है जैसा कार्यक्रम संजीवनी मन कराएगा। क्या बात है, संजीवनी वाह, बहुत वाह। वाह 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 वाह। भाई दीपक सैनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और स्वयं पे व्यंग करना जैसा कि सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन दीपक ने किया। स्वयं पे ये व्यंग करना कि मैं हैंडसम हूँ, ये दीपक हमारी प्रतिभा को दर्शाता है और हम चाहते हैं कि आसमान की बुलंदियां छुए। ये आज दीपक है, कल सूरज बने। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें दीपक सैनी। स्वागत है बेस्ट ऑफ बेस्ट। वाह वाह क्या बात है। मैं तो कहिए मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। यार तुम मुझसे सवाल पूछती रहती हो, एक सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए। तुम्हें सबसे बढ़िया कविता किसकी लगती है? बेस्ट उनकी। मतलब माणिक वर्मा जी की? नहीं 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 नहीं, उनकी। मतलब अरुण जेमिनी की? नहीं ना बाबा, उनकी। भारतीय संस्कृति में जब कोई युवती किसी का नाम न लेके उन कहे तो इसका मतलब महेश दुबे की? अरे नहीं बाबा, उनकी। अच्छा उनकी। अरे हमारे वो आम आदमी जो कविताएं करते हैं, भाई कविता का छंद और अलंकारों में नहीं पड़ते, जैसा मन में आता है वैसा कहते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। अर्ज किया है, करीब आकर मेरे कानों में कुछ कहती हो, बंद करके आंखें मेरी अपने होने का एहसास भर देती हो, सच मानो या झूठ दिल में प्यार भरा डर भर देती हो। आग है, हवा है, पानी है मुझ में, सब कहते हैं शीला की जवानी है मुझ में। एक एक्टर को हिट करने के लिए एक पिक्चर काफी है और हमें परेशान करने के लिए एक टीचर काफी है। आप इतनी सुंदर हो, आपको देख के ये ख्याल आया, आपकी सहेली को देखा तो दूसरा ख्याल आया। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, फिर क्या, ट्रैफिक जाम और लोकल बंद। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, चांद ने कहा रात में निकलता हूँ अबे दिखता ही नहीं। ना उनकी कविताएं अच्छी। जी जी निश्चित तौर पे ये भले आज आम आदमी हो, लेकिन आम से खास की दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वक्त से परे होते हैं, और एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में है जिनकी कविताएं आपको और मुझको हंसने पर मजबूर करती हैं। एक ऐसे कवि जिनकी कविताएं आपके दिलों में देश की पीड़ाओं के प्रति आवाज़ उठाने की प्रेरणा देती है। हमारी पीढ़ी को ये गर्व है कि इस पीढ़ी में माणिक वर्मा मौजूद हैं, और माणिक वर्मा जी को आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पर सम्मानित करते हुए मैं स्वयं गौरवान्वित हूँ। हम स्वागत करें माणिक वर्मा जी का। माणिक वर्मा जी का जब हम सम्मान कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि उनके पुत्र राजकुमार वर्मा और उनके पौत्र विशाल वर्मा दोनों यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो हमें यहाँ पे इस मंच पे ज्वाइन करें। राजकुमार एक ऑनरेबल जज हैं और स्वयं भी कविता लिखते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। राजकुमार, क्या मतलब होता है माणिक वर्मा के पुत्र होने का? दोस्तों, बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, और मैं जब पैदा हुआ था तो मैं हंस रहा था, क्योंकि मुझको मालूम है कि मैंने कभी माणिक वर्मा के यहाँ जन्म लिया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं अपने डैडी के बारे में सिर्फ 2 लाइन आपको बोलूंगा जी। कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे किसी का व्यक्तित्व संवर जाता है, और कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना बढ़िया होता है कि उससे शब्द निखर जाते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात। आप अपनी कविता की 2 पंक्ति सुनाना चाहेंगे? कुछ साल पहले मैं अपनी बीवी का प्राइवेट आदमी था, अब सरकारी हो गया हूँ। तो सरकारी बनने पर मेरी बीवी ने जो मेरे ऊपर व्यंग कसा, मैं आपके चरणों में दे रहा हूँ कि मैं दौड़ा दौड़ा अपनी बीवी के पास गया। मैंने कहा, जी सुनती हो, तुम्हारा आदमी सरकारी आदमी हो गया है, मजिस्ट्रेट हो गया है,
तो बीवी बड़ी उदास होकर बोली नाथ, मैंने सुना है जो चीज सरकारी हो जाती है वो फिर किसी काम की नहीं रहती। आज माणिक वर्मा जी को हमने सम्मानित किया तो रामरेख मनर की एक पंक्ति मुझे याद आती है जो इनके लिए कहते थे कि सागर मंथन जब हुआ निकले मोती अनेक, और व्यंग्य सागर का मंथन हुआ तो निकला माणिक एक। वाह वाह, हम क्या बात है। ऐसे ही कवियों को कल भी सुनेंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।